हेलो दोस्तों, प्लानिट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 का विज्ञान और ये विज्ञान सीरीज का तीसरा वीडियो है। आपने अगर 1 और 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए या प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें बताया गया है, ठीक है। उसमें 1 से 80 तक क्वेश्चन को डील किया गया है। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम 2 गो होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछेगा तो उसका भी 2 गो होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो आप दोनों याद रखिएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो मैंने अभी बताया आपको प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो ऑप्शन नंबर इसका भी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो कि सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उत्तल लेंस का उपयोग होता है, तो इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है आपसे कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, मतलब इसमें किस तरह का दोष होता है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं। जब आपसे पूछेगा कि निकट दोष, ठीक है ना, निकट की वस्तु के नहीं मतलब दिखाई देता है तो उसमें होता है दूर दोष। जब निकट की वस्तु को नहीं साफ साफ देख पाते हैं लोग तो आँखों में क्या हो जाता है कि दूरदृष्टि दोष हो जाता है। और जब दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है तो उसमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो आपसे पूछ के आ रहा है कि निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है तो कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि दोष। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है कि मानव नेत्र में है। देखिए मानव नेत्र में आपका होता है उत्तल लेंस, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में किस भाग पर बनाता है। देखिए जो मानव नेत्र का वस्तु प्रतिबिंब बनाता है वो रेटिना बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। देखिए लघु पतन में जो होता है परिपथ में विद्युत धारा का मान तो हम आपको बता दें बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है कि किस बल्ब से 120 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है और आर बराबर फार्मूला होता है आपका V बटा में I। तो देखिए इसमें V कितना दिया है 220, कितना दिया है 220 और इसका I दिया है, I से एम्पियर होता है तो आपका दिया है ये 2। अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 2 कम 2 और 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 110 ओम हो जाएगा। और आपसे पूछेगा कि प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है, इसलिए ओम में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 110 ओम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो कि जब भी ये क्वेश्चन आपसे आएगा तो क्या करना है कि N को या R इंटू N कर देना है, N इंटू R हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक होगा। देखिए विद्युत धारा का प्रबलता का अगर आपसे पूछेगा मात्रक तो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो देखिए धारा जो मापने वाला यंत्र है उसको आमीटर कहा जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप क्या करिए, हो सके तो क्वेश्चन को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में है आपसे पूछ रहा है कि प्रतिरोध का SI मात्रक। देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक हम आपको बता दें तो ओम होता है। अगर पूछता कि प्रतिरोधता का SI मात्रक तो ओम मीटर होता है, ठीक है। अगर प्रतिरोधता का पूछता तो ओम मीटर, कोशिश कीजिएगा कि लिख लीजिएगा, ओम मीटर होता है।
और हम आपको थोड़ा जल्दी बता रहे हैं इसलिए क्योंकि समय कम होने के कारण से आपको सारी तैयारी करानी है और समय भी काफ़ी कम है, तो इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को पुश करके पढ़िए और इसका कमेंट में भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखिए पवन विद्युत जनित्र में आपको बता दें तो पवन की जो हवा की चाल होती है कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए 200% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो देखिए जो बायोगैस ईंधन का स्रोत होता है आपका लकड़ी हो जाएगा, ये बायोगैस ईंधन का स्रोत है, गोबर गैस हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। लेकिन हम अब इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि नहीं है, तो जो नाभिकीय ऊर्जा है क्या है कि बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछ रहा है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं सबसे अगर विशाल पूछेगा तो कोयला तो बिल्कुल नहीं होगा और बिजली भी नहीं होगा, बिजली तो मानव निर्मित है ऐसे ही, और परमाणु बम भी नहीं होगा। तो सबसे विशाल क्या होगा, सूर्य, क्योंकि सूर्य से विशाल अभी तक कोई ऊर्जा धरती पर नहीं है। हालांकि ये एक ग्रह है, पिंड है, तो ये धरती पर तो नहीं है, लेकिन सबसे अगर विशाल स्रोत की बात करें ऊर्जा का तो सूर्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछ रहा है कि CuO प्लस H2 एरो CuH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए हम आपको बता दें तो आपका हो जाएगा ये अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, इसलिए अपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बनते हैं यौगिक उसे वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन से बने हस्ताक्षरण यौगिक को क्या कहते हैं, तो वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछ रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है। देखिए सोडियम की परमाणु संख्या जानने से पहले आप जान लीजिए कि सोडियम की संकेत जो होता है Na होता है और इसकी परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है, और 19 में पूछ रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होगा। देखिए जो बेकिंग पाउडर होता है इसका अणुसूत्र की हम बात करें, इसका होता है NaHCO3। इसको अच्छे से लिख कर याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय का मतलब ना वो अलग जाति का है। देखिए जो चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है, एक जाति का है, क्योंकि चूना पत्थरों से पीसकर बनाया जाता है। खड़िया और संगमरमर ये भी पत्थर का ही प्रकार है, लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये अलग प्रकार का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन में से pH का कौन सा मान क्षारकीय विलयन मान कहलाता है, यह मान देता है। देखिए हम आपको बता दें क्षारीय और अम्लीय और उदासीन, जिसका मान 7 होगा वो उदासीन होता है, जो 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जिसका मान 7 से कम होता है, 7 से कम वाला क्या होता है कि अम्लीय होता है, यानी 2 क्या है, अम्लीय है। तो याद रखिएगा। उसके बाद 6 भी अम्लीय है, लेकिन जिसका मान 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक वाला एक ही है 13, जिसका मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होता है। और जितना अधिक 7 से अधिक रहेगा, ठीक है, वो उतना ही क्षारीय होता है। और 13 से अधिक मतलब 14 यहाँ पर दे देगा, तो इससे ज़्यादा क्षारीय कौन है, तो 14 है। तो आप याद रखिएगा, इसका बिल्कुल से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्षारीय विलयन पूछ रहा है इसलिए डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछ रहा है कि पीतल है। देखिए एक पीतल है, मिश्र धातु है। पीतल क्या है, किस तरह की धातु है, तो एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएंगे।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो देखिए जो आयनिक यौगिक होता है CaCl2 होता है, CaCl2। अच्छे से हम लिख देते हैं CaCl2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में CaCl2 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो देखिए ऑक्सीजन के संयोग हम बता दें आपको, जो गोल्ड है, सोना, ठीक है, गोल्ड यानी सोना, चांदी, सोना, चांदी, गोल्ड, ये जो है ना, ये दोनों आप याद रखिएगा। अगर सोना के जगह पर चांदी दिया होता तो चांदी भी हो जाता, अगर दोनों दिया रहेगा तो दोनों ऑप्शन ए भी दो इस तरह करके दिया है कि ए भी दोनों, तो दोनों हो जाएंगे। क्योंकि जो सोना है आप इसको ऑक्सीजन में रख दीजिए, हवा में या पानी में रख दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन उतना नहीं आता है, ठीक है, जस का तस रहेगा। चांदी के साथ भी ठीक उसी प्रकार होता है। लेकिन अगर तांबा को हम ले लें तो तांबा में क्या होता है कि कुछ समय खुले में छोड़ देने पर उसमें तुती लग जाता है, और समय के अनुसार वो क्या होता है कि गलने लगता है। जिंक के साथ भी वैसे ही होता है, और उसी प्रकार पोटेशियम के साथ भी होता है। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड ऐसा एक पदार्थ होता है जिसका ऑक्सीजन से संयोग नहीं होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछ रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। देखिए सरलतम हाइड्रोकार्बन की हम बात करें तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मीथेन जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। मीथेन किस तरह का हाइड्रोकार्बन है, तो एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछ रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है। देखिए जो कार्बन है हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, और 27 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पिछले बार भी दिया था शायद। तो ये वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो आप याद रखिएगा वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होता है 0.03%। तो आपका 100% सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दोस्तों अगर यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।